इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, दोस्ती में गड़बड़ी। जब आप अपनी संपत्ति के बारे में सोचते तो सबसे पहला विचार क्या आता है? वैसे ज्यादातर लोगों के दिमाग में उनके बैंक बैलेंस या अन्य संपत्तियों जैसे चीजें ही ख्याल आता है, लेकिन प्रभु और उसके साथ आपकी मित्रता के बारे में आप बाद में सोचते हैं। आपके मित्र आपके जीवन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, क्योंकि एक दोस्त एक खजाना के बराबर होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपसे प्यार करता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी परवाह करता है, आप अच्छे न होने पर भी। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके गिरने पर आपको थामता है, जो आपका सबसे बुरा बर्ताव भी स्वीकार करता है, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। एक दोस्त वो होता है जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे गहरे अनुभव भी साझा कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ हर समय खड़े रहते हैं, चाहे आपके विरोध में पूरी दुनिया भी क्यों न खड़ी हो। ये सारी बातें दोस्ती को बहुत बहुत मूल्यवान बनाती है। मैंने एक दिन ऐसा कुछ पढ़ा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें कई बातें बार बार कुछ इस तरह से उल्लेखित किए गए हैं जिससे हम कई बार भूलते हैं। ये कहता है कि नए दोस्त बनाए, लेकिन पुरानों को भी संभाल कर रखे। एक चांदी है तो दूसरा सोना है। तो दोस्ती की बात जब आती है तो वास्तविक ईश्वरीय और स्थायी मित्रता विकसित करने में कितना समय लगता है? हाँ, इसमें कुछ समय तो लगता है, और इसलिए यदि आप जीवन में बहुत समय के बाद या देर से दोस्ती को विकसित करना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास उनकी मित्रता का आनंद लेने के लंबा समय नहीं बचेगा, और उनके पास भी नहीं। और इसलिए हमें अपनी मित्रता का ख्याल रखने की जरूरत है, उनकी देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि एक सच्चा और वास्तविक मित्र हमें से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की दया का एक वरदान है। जिंदगी में ऐसे समय भी आते हैं जब हमारी दोस्ती में कुछ समस्याएं या गड़बड़ियां आती है। जरूरत पड़ने पर कोई तुरंत ही एक दूसरे को छोड़कर निकल भी जाता है, या आप इस बात को तय करते हैं कि अब आप दोस्ती को और अधिक नहीं खींचेंगे, और आप उसे तोड़ते हैं या उसको पर्याप्त महत्व नहीं देते, और इसका ही परिणाम स्वरूप वो दोस्ती बस टूट जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप अनिवार्य रूप से इसे करने का निर्णय लेते हैं, ये बस होता है, लेकिन सिर्फ कुछ एक बहुत ही विशिष्ट कारणों से होता है। और इस संदेश में ये बात साझा करना चाहता हूँ कि मैं उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कई बार हमारी दोस्ती में या फिर अन्य किसी रिश्ते में आते हैं, और मैं दोस्ती में गड़बड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस समय आप बाइबल के केवल एक ही वचन को देखें। इसका स्पष्ट कारण है कि ऐसे कई वचन बाइबल में जिनके बारे में हम बात करें, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस समय नीति वचन के 16वें अध्याय और 28 वचन पर ध्यान दें कि वह क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कई बार हम ऐसी दोस्ती बनाते हैं जो बिल्कुल टिकती नहीं है। हम उन्हें बनाए रखने का इरादा तो करते हैं, लेकिन वे नहीं बनते, और कुछ बहुत ही विशिष्ट कारण होते हैं जो एक अच्छी दोस्ती को खराब करती है। अब आप और मैं इस रिश्ते को या इस दोस्ती को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आप इसे कैसे बिगाड़ते हैं, आइए सोचे कि आप इसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। और हम इसे इस तरह से नुकसान पहुंचाते कि शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। जिस तरह से हम इसे नुकसान पहुंचाते हुए है स्वार्थ। जब मैं हमेशा अपने रास्ते में वापस आने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बजाय मुझे क्या मिल सकता है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है। देखिए, अगर आप वाकई में ये तय करना चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं नहीं, तो अपने आप से पूछे, क्या मैं ज्यादातर समय पूछ रहा हूँ कि वे मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं, या मुझे मुख्य रूप से इस बात में दिलचस्पी है कि मैं उसकी मदद क्या कर सकता हूँ, उनकी जरूरतों को कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ, और प्रभु के साथ उनके संबंध को और अधिक मजबूत कैसे बनाऊं, उनकी मदद कैसे करो, या अन्य लोगों की मदद कैसे करो। यदि स्वार्थ की भावना को आप अनुमति दे तो अच्छे रिश्ते को खराब करेगा। दूसरा कारण हेरफेर नियंत्रण करने के लिए बस एक और शब्द है। और यदि एक व्यक्ति जो हर समय दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, एक अच्छे दोस्ती या रिश्ते का निर्माण नहीं कर सकता है। वो हेरफेर करना दोस्ती को इतना नुकसान पहुंचाता है जितना और कुछ भी नहीं। किसी को भी हेरफेर करना, गुप्त रूप से नियंत्रित होना या फिर किसी के द्वारा पीछे से नियंत्रित होना बिल्कुल पसंद नहीं। अब लोग एक दूसरे को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें वित्त द्वारा या फिर किसी और कारण उन्हें कम करके या वे अन्य तरीकों से हेरफेर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। आप लोगों के यौन रूप से हेरफेर कर सकते हैं। आप उन्हें वैवाहिक साथी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सेक्स रोक सकते हैं, जो किसी और के जीवन को नियंत्रित करने की या खराब करने का एक क्रूर तरीका है। बहुत से तरीके हैं। ये एक रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और फिर है ईर्ष्या।
अपनी दोस्ती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति कहता है जो कुछ भी मेरा है उसमें मैं मजबूती से पकड़ रहूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे क्षेत्र में प्रवेश करे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, परवाह करते हैं, दोस्ती सच्ची है, हम यहाँ पर वैवाहिक जोड़ों के बारे में बात नहीं करें, मगर हम वो लोग जो एक रिश्ता में या फिर आगे शादी करेंगे, हम केवल वास्तविक घनिष्ठ या करीबी मित्रों और अन्य प्रकार के सामान्य दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी को ये दिखाने के लिए भी खड़ा नहीं रह सकते, आपके मित्र के मित्र होने जा रहे हैं, तो अंत एक रिश्ते और दोस्ती को नष्ट कर देने के बराबर है। इसलिए ईर्ष्या से दूर रहे, यह किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ही हानिकारक है। फिर है आलोचना। यदि दोस्ती को नष्ट करना चाहते हैं, फिर आप अपने ऐंठना को वो सब कुछ खोजने के लिए सेट करते हैं जो आप दूसरे व्यक्ति में नापसंद करते हैं। जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, दिखते हैं, बात करते हैं, आप हमेशा उन बातों की तलाश करते हैं जो उनमें नहीं पाई जाते। आपके उम्मीदों पर खरे नहीं होते, वे नहीं करते जो आप उन्हें करना चाहते हैं। हमेशा बहुत देर से आते हैं, बहुत जल्दी में आते हैं, या इसकी लागत बहुत अधिक है। इस प्रकार के रिश्ते की कीमत बहुत कम होती है, विचारशील नहीं होते। दूसरे शब्दों में, आप एक दोस्ती को नष्ट करना चाहते हैं, बस उस महत्वपूर्ण मोड़ में आते हैं, बस आलोचना करते हैं। खुश नहीं हूं, आप इसके लिए नहीं आलोचना करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वे दूर चले जाते हैं क्योंकि संभाल नहीं सकते। आपका दोस्त चला जाएगा, और अगर आपका दोस्त आपके प्रति क्रिटिकल है, ये थोड़ी देर बाद आप सोचते हैं, प्रभु मैं नहीं संभाल सकता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आलोचनात्मक भावना बिल्कुल अनावश्यक है। काश यदि आप और मैं सिद्ध होते तो ठीक है। क्या आप आलोचनात्मक होने का समय है? अब ध्यान से सुन। एक समय होता है जब आप और मैं आलोचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन उस आलोचना को से प्रेरित होना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए वह सच्चे प्यार से प्रेरित होना चाहिए। और मेरे पास निश्चित रूप से ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि वे इस पर सही रीति से आते हैं। यह अंतर है, यह वही है जो पुराने मानव स्वभाव के बारे में। अगर कोई आपके पास आलोचनात्मक भावना से आता है, तो मतलब आलोचनात्मक भावना से नहीं, मान लीजिए कि आपके द्वारा किए गए, आपके द्वारा कहे गए किसी काम की आलोचना करते हैं, और वे सही तरीके से आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर उन्होंने कहा, देखा मुझे पता है, अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वे जानते हैं कि आप क्या बोलने चाह रहे हैं, उन्होंने इसे बंद कर दिया। अगर आप कहेंगे, वास्तव में प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ है जो मुझे लगता है कि हम दोनों की मदद कर सकता है, अब आप खुद इसमें शामिल हो गए, इसे करने का यही तरीका है। तो जब आप इसे पूरी तरीके से सोचते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उनके द्वारा की गई आलोचना अच्छी है या नहीं। आप अगर सुन रहे हैं तो आमीन कहिएगा। कई बार आलोचना हमारे सुधार के लिए सही होता है। जब यह आपको किसी ऐसे चीज की आलोचना करने के लिए कहीं अधिक गहराई से आहत करता है जो उसने किया या कहा या रवैया की तुलना में गंभीर है, यह आपको जितना नुकसान पहुंचाता है उससे कहीं अधिक आपको दुख भी देता है। यह कहने में आपको बहुत दर्द होता है, ये गलत था, आपने मुझे गहरा आघात पहुंचाया। जब ये आपको चोट पहुंचाया तो शायद ये सही है। जब ये सिर्फ कुछ ऐसा है जो आपको नापसंद है, तो हो सकता है कि आपको ये सोचने की जरूरत है या यह कहने लायक भी हो। आप इसे देखते हैं, हम सभी को ये करना है और कुछ चीज़ों को जाने देना है। यदि आपको किसी व्यक्ति में दिखाई देने वाला हर एक चीज़ की आलोचना करना अच्छा लगता है, तो ये आपको शोभा नहीं देता है, आप दोस्त नहीं बना पाएंगे। जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप से सवाल पूछे कि क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्या यह बस एक बार ही हुआ या उसकी आदत है। अगर आदत है तो चलिए इससे निपटते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आपको विशेष रूप से पसंद नहीं है, तो आलोचना एक रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। फिर आता है लोभ। अब लोभ और ईर्ष्या दो अलग अलग चीज़ें हैं। ईर्ष्या कहती है, मेरे पास जो है उसे मैं कस कर पकड़े रहूंगा, किसी को भी ऐसा लगने दे कि वे इस रिश्ते में आने वाले हैं। और लोभ कहता है, मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे पास है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती कैसे करेंगे जो आपके पास की वस्तुओं को लोभ करे। अब शायद वो कहते हैं, आप जानते हैं हम दोस्त हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके पास जो है वो उनकी तुलना में अधिक भौतिक संपत्ति हो। आप एक बड़े घर में रहते हो, एक बेहतर कार है, उनसे बेहतर कपड़े पहनते हैं, आपके पास बेहतर काम है। अब यहाँ ये दोस्ती चल रही है और हर समय अंदर ही अंदर ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ आपके जैसा कुछ चाहते हैं। अगली बात जो आप जानते हैं कि वे ईर्ष्या और लोभ सब एक साथ मिल गए, और इससे क्या होता है, वे वही चाहते हैं जो आपके पास है। जरा इसे ध्यान से देखिएगा। जब ये वास्तव में कुछ लोगों के जीवन में नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वे नहीं चाहते कि आपके पास क्या है, वे बस आपको ही चाहते हैं। ऐसे कई लोग रहे हैं जिनके साथ शुरुआत में अच्छे संबंध रहे, और भाइयों और बहनों दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं जब उस रिश्ता में सेक्स एक मुद्दा बन जाता है, तो वह रिश्ता बिल्कुल खत्म होने लगता है। साधारण कारण से शादी के बाहर सेक्स एक अंतरंग संबंध को नहीं जोड़ता और बनाता है, और न ही मजबूत करता है। आप अपने जीवन में ऐसा
कुछ भी नहीं जोड़ सकते जो ईश्वर की ओर से नहीं है। यह न तो रिश्ते को बनाता है और ना ही मजबूत करता है। और इसलिए लोग शुरू को अच्छा करते हैं और कहते हैं बस कुछ शानदार चल रहा होता है और अचानक कुछ ऐसा होता है, या हो सकता है कि कुछ समय बाद ऐसा हो जाए। यही कारण है कि सभी लोग जो एक साथ इधर उधर भागते हैं दूसरा, और फिर वे उसमें शामिल होते हैं और फिर सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता कि हमारे रिश्ते में क्या हुआ, अपने परमेश्वर के बहुत विशिष्ट सिद्धांतों का उल्लंघन क्या है। इसलिए और जब आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु के सिद्धांतों का जो पवित्र और धार्मिक है उल्लंघन करते हैं, जो आपके जीवन में उस बिंदु पर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार आप उस रिश्ते को बिल्कुल नष्ट करते हैं। और फिर केवल एक पूर्ण शुद्ध बेईमानी होती है, और वे है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बना सकते जिस पर आपको भरोसा नहीं। बेईमानी अच्छा नहीं है, भरोसा चाहिए। लोग गलती करते हैं, वे इसका सामना करने के तैयार है। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने झूठ कहा, मैं उस समय कमजोर था, डरता था। कम से कम इससे निपटो, स्वीकार करो, इसे शालीनता के साथ स्वीकार करो, इसका पश्चाताप करो और कहो कि कृपया मुझे क्षमा करो, आप जानते हैं मुझे समझने में मदद करो। या हो सकता है कि उस समय आपका कुछ कहने का इरादा नहीं था लेकिन आपने ऐसा कह दिया। लेकिन जब इसका इरादा होता है तो ये बेईमानी होती है, एक रिश्ते को नष्ट करता है। मान लीजिए कि आपने उस रिश्ते को बर्बाद किया जिसे आप वास्तव में बहुत महत्व देते, इसे आप कैसे फिर से सुधारेंगे, इस रिश्ते को कैसे ठीक करेंगे, एक साथ वापस कैसे पाएंगे, इसके टुकड़ों को वापस कैसे जोड़ेंगे, रुके हुए, टूटे हुए, आहत करने वाले रिश्तों को कैसे ठीक किया जा सकता है और पुनः से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस रिश्ते को आप वास्तव में बहुत प्रेम से संजोते हैं, वापस कैसे पाएंगे आप। आपको केवल उन चीज़ों की एक सूची देना चाहते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते और विचारेंगे, और फिर आपको उन्हें इस तरह से लागू भी करना हो जिस तरह से आप अपने जीवन में उस व्यक्ति के साथ फिट होंगे जिसके पास आप, शायद वो दोस्ती टूटी नहीं हो लेकिन क्षतिग्रस्त है, तो वो वास्तव में टूटा नहीं है। शायद यह बहुत दूर नहीं गया लेकिन यह उस दिशा में बढ़ रहा है। अब हमने शुरुआत में कहा था कि आपके कुछ रिश्ते हो सकते हैं जिनसे आपको दूर जाने की जरूरत है क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। तो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो किसी न किसी तरह से टूट चुके हैं। तो चलिए जरा सोचिए, आप इसे कैसे संभालेंगे, कैसे आप सुधारेंगे। पहली चीज ये है, इस समस्या को निपटने को तैयार रहेंगे। आप अपने दोस्त से कहेंगे हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। हो सकता है कि मैंने कुछ किया हो, कुछ गलत समझा हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक समस्या है और मैं चाहूंगा कि हम कम से कम उसका सामना करें, उससे निपटे, और ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा चीज है कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ इस रिश्ते में, कहाँ हुआ, क्या माना जाता था, क्या और क्यों गलत समझा गया, मैंने क्या किया या उसने क्या किया। यही सब है जो आप निर्धारित करते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, या कहाँ हुआ और कब हुआ, या तो इतना चल रहा था कि किस कारण से ये दोस्ती पटरी से उतर गई। और तीसरी बात है क्षमा मांगना। कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर दोस्ती बचाने लायक है तो मान लेना होगा और जिम्मेदारी भी लेना होगा। गलती किसकी थी? हो सकता है कि आप कहें कि यह पूरी तरह से उसकी गलती थी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वास्तव में करते हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है? वाकई में, सच में मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं। यदि आप इसे सुधारना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने शायद कुछ ऐसा किया हो जिसके कारण में ऐसा हुआ होगा। यदि ऐसा है, कुछ है जो दूसरे व्यक्ति ने किया है और वैसे भी आपको गलती नहीं है, तो आप जीत रहे हैं। क्या आप क्या कर रहे हैं? आप जिम्मेदारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता और दोस्ती मेरे लिए बहुत अहमियत है। जानिए कि क्या मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप में अनुशासन लेने के लिए तैयार हूं। क्या ये रिश्ता, जानिए आप इसे बिना किसी शर्त से प्यार करते हैं, इसे कहते हैं आप आपके लिए तैयार है, वापस पाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लायक हो नहीं, ये मुद्दा नहीं है। और इसलिए आप उस व्यक्ति से कहते हैं मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बहुत खेद है। और अगली बात जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि आप दूसरे पर दोष लगाने से बचे, और ऐसा करके आप अपना बचाव करने से इनकार करते हैं। यह व्यक्ति कहता है यहाँ आपने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सही होना जरूरी है या व्यक्ति को जीतना? क्या लक्ष्य सही होना या रिश्ते को बचाना है? मुझे उसके बारे में कोई परवाह नहीं, तो मैं कहूँगा कि तुम बस अंधे हो, तुमने यही किया। आप सिर्फ प्रोजेक्ट करते हो, तो आप सोचते हैं मुझे उस पर प्रोजेक्ट करते हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं। आप और सिर्फ आप जानते हैं कि सही क्या है। यही कारण है कि फेलोशिप, रिश्ते, दोस्ती और विवाह की शुरुआत है जो सीधे नीचे जाते। ये मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती। और लोग चलते फिरते क्या होता है, बहुत पहले उन्होंने अपने रिश्ते को इतना खराब कर दिया और फिर उनमें से कोई दूर चला जाता है। तो आपको ये कहना है कि जहां पर भी मैं जिम्मेदारों में माफी मांगना चाहता हूं, और इसलिए आप अपने बचाव से इनकार करते हैं और फिर ऐसा
कहकर आप क्या करते हैं? हम एक फेलोशिप रिश्ते को बचाने की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ बताओ, मैं इस रिश्ते को बचाने में मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जो कुछ भी ज़रूरत हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप एक सुझाव मांगते हैं कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर अगली चीज़ जो आप करते हैं वो ये कि आप एक प्रतिबद्धता बनाते हैं। आप कहेंगे मैं इस फेलोशिप, इस रिश्ते, इस दोस्ती को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं इसे फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और ऐसा करने के लिए जो भी बात ज़रूरत है मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा व्यक्ति शायद ये कह सकता है कि मैं इस रिश्ते को समाप्त करना चाहता हूँ, मुझे बस इस रिश्ते की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अब तक मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, अब और नहीं कर सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जो आपसे प्यार नहीं करता। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं बना सकते जो आपका दोस्त नहीं बनना चाहता। आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते। तो आप उस जिम्मेदारी को मानते हैं, मैं आपके लिए एक प्रतिबद्धता बना रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, दोस्ती से प्यार है मुझे, हमारी इस दोस्ती से रिश्ते के प्यार है, ये बड़े बहुत उपयोगी है, बहुत सार्थक है, और मुझे लगता है कि इस दोस्ती की वजह से प्रभु की और अधिक करीब आ गया। आप कभी कभी मुझे वो ज्ञान देते जिसकी मुझे ज़रूरत है। आपके पास जो कुछ भी है बहुत बहुमूल्य है। क्या ये दोस्त इस लायक है कि इसे सुधारने के लिए मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े? अगर ऐसा नहीं है तो हम सिर्फ अपने दिमाग से बात कर रहे हैं, और अगर ये लायक है तो आप कीमत चुकाएंगे। अब एक बार जब आप इतने दूर हो गए तो मैं आपको 4 प्रश्न देना चाहता हूँ, और अच्छा होगा कि आप अपने आप से पूछें, क्या आप सच में इस दोस्ती को बचाना चाहते हो? 4 प्रश्न जो एक सुझाव के तौर पर देना चाहता हूँ कि आप इसे अपने आप से। नंबर 1 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं तो आमीन कहें। तो ठीक है, लीजिए पहला प्रश्न ये है, क्या मैं अपने दोस्त पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो मेरे अतीत में हुआ हो? मान लें कि आपके अतीत में कहीं पर आप बहुत बुरे तरह से आघात हुए थे, दुखी हुए थे, और हो सकता है कि ये आपके जीवन में कोई महिला थी या शायद कोई दोस्त थी, रिश्ता जिसे आप गहराई से प्यार करते थे और उन्होंने आपको धोखा दे दिया। वे आपके प्रति वफादार नहीं रहे, वे आपके साथ बेईमान थे, और जब आपने सोचा कि वह व्यक्ति आपके सबसे प्यारे दोस्तों में से एक है और वे आपके जीवन से दूर चले गए। जब एक व्यक्ति स्वाभाविक एवं सामान्य रूप से क्या करता है, वे अपने बचाव का निर्माण शुरू करते हैं, और वे अपने बचाव का निर्माण करते ताकि उनके जीवन में ऐसा दुख या पीड़ा दोबारा ना हो सके। तो इसलिए जब कोई आपके जीवन में आपके साथ आने का प्रयास करता है तो आप भी उस व्यक्ति के थोड़ा करीब होते हैं और आप इसे महसूस करते हैं, और इसलिए आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, और ये आपके लिए बहुत वास्तविक है। आप जो नहीं समझते वो ये है, अतीत के दुखों के कारण आप अपने पिछले भावनात्मक अनुभवों को आज वर्तमान में ला रहे हैं और इसे दूसरे व्यक्ति पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। यह महसूस भी नहीं कर रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं जो किसी और ने आपके साथ वर्षों और वर्षों पहले किया था। ये जितना सामान्य दिखता है उतना ही विनाशकारी भी है, और ऐसा करना तो बिल्कुल अजीब है। और हम सभी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं लोगों को हमारे साथ ऐसा करते हुए पाया, और निश्चित रूप से मेरे साथ भी है। लोग कहते हैं वे कुछ आलोचनात्मक कुछ ऐसे विषय के बारे में बात कर जाए, वे जो कह रहे वो सच है। जब कोई व्यक्ति मुझ पर प्रोजेक्ट करता है तो मुझे ये पता है, जब वे मुझ पर या आप पर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो उन्होंने जो किया वो प्रकट होता है कि वे क्या सोच रहे हैं, और कई बार वे अपने बारे में कुछ खुलासा कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी जो अपने बारे में इतना अच्छा ना हो, किसी और पर प्रोजेक्ट करना आसान है, और जो आप वास्तव में कह रहे हैं अगर मैं उनकी स्थिति में होता तो ऐसा करता। इसलिए आप यह जो करते हैं, मैं क्या आप उन पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो शायद बिल्कुल भी सच न हो, शायद ये बात सच्चाई से 1000 मील दूर हो। जब आप किसी दोस्त पर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका कारण वो सारी बातें होती है जो आपके अतिथि में बहुत गहराई में दबी हुई होती है। शायद आपको चोट लगी हुई या इनमें से कुछ भी हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तविकता में आप उस दोस्ती को बिल्कुल नष्ट करने जा रहे हैं। उस दोस्ती को आपको पुनः पाना चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को त्यागना होगा। दूसरा सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं किसी के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से बहुत डरता हूं? क्या मेरी दोस्ती में समस्या है कि वह व्यक्ति बहुत करीब हो रहा है और मैं इससे थोड़ा असहज हूं? मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ सोचने का समय दो। अब किसी पर दबाव डालते उन पर अधिकार करना एक बात है, आप यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव डालना नहीं चाहते, लेकिन क्या यह सच है कि जब वह व्यक्ति आपके करीब होना शुरू होते आपके अंदर कुछ हो जाता है और आप ये भी नहीं जानते कि ये क्या है? आपके अंदर कुछ ठीक ऊपर होता है या आप इसे नीचे खींचते हैं और आप सोचते हैं कि सोचते रहते हैं कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। आप क्या संभाल नहीं सकते? मैं संभाल नहीं सकता। आपके पास ये रक्षा
तंत्र के समान, क्योंकि आप किसी और के साथ घनिष्ठ संबंध रखने से डरते हैं, क्योंकि आपको चोट लगी है और आपने कहा था कि आपको फिर कभी चोट नहीं पहुंचेगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मैं यह पर आपसे एक बात करना चाहता हूं। यह कुछ ऐसा है जो शायद 1000 साल से कहा गया, लेकिन यह वास्तविक है। कभी प्यार न करने की तुलना में प्यार करना और उसे खोना बहुत बेहतर है। एक अच्छे और सच्चे मित्र का होना और उन्हें खो देना बेहतर है, बजाय इसकी कभी कोई मित्रता हो। यदि आप उन लोगों में से हैं जो जीवन में आहत या दुखी नहीं होने पर इतने ध्यान देते हैं, तो आप बहुत निराशाओं में हैं, क्योंकि आपको बार बार चोट लगने वाली है और आपके और किसी और ऐसे व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर है जिसका कोई प्रिय मित्र है। उनके पास अपनी चोट साझा करने के लिए कोई है और आपको इसे भरना होगा, आपको इसे अपने पास रखना होगा। ऐसा कोई नहीं है जिससे आप इस बारे में बात कर सके। तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या मेरी दोस्ती मेरी समस्या है कि मैं वास्तव में भयभीत हूं और घनिष्ठ करीबी संबंध रखने से डरता हूं? अब वही बात पुरुषों और महिलाओं के बारे में सच होगी। तो कभी कभी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक घनिष्ठ रिश्ते होते हैं, और किसी भी तरह आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरुष इसे बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, ये सिर्फ ईगो है और वह इसे मजबूती से प्रदर्शित करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी वचन आधारित नहीं, इनमें से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। एक और सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, क्या मुझे इस रिश्ते से अवास्तविक उम्मीदें हैं? इस व्यक्ति के जीवन में से अधिक उपेक्षा कर रहा हूं? कुछ लोग हैं जिनके पास देने के लिए बहुत बड़ी रकम है। वे जानते हैं कि कैसे प्यार करना और इसे कैसे व्यक्त करना जानते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में खुश और शांतिपूर्ण और संतुष्ट कैसे रहना है। वे जानते हैं कि खुद को कैसे देना है, और कुछ तो ये जानने के बाद भी ऐसा नहीं करते। न केवल वे अपने आप को देते हैं, वे ये भी नहीं जानते कि कैसे, वे ये भी नहीं जानते कि आपसे कैसे प्यार किया जाए। उनके अंदर ये भावना ही नहीं है, उनमें प्रेम करने की क्षमता नहीं है। तो आपको खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं उससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहा हूँ? और अगर आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं तो आपको रिश्ते में समस्या होगी। इसलिए यदि आप इसे समझते हैं तो आप उस संबंध का निर्माण करते हैं, और इसका अर्थ यह आपको और देना होगा, आपको और अधिक करना होगा, शायद अधिक क्षमा करना होगा, क्योंकि वे अभी वहाँ उस स्तर तक नहीं पहुँचे जहाँ पर आप हैं। लेकिन अगर आप उस रिश्ते को महत्व देते हैं तो आप उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, कई सवाल है लेकिन ये एक आखिरी सवाल है जिसका मैं जिक्र करूंगा। क्या मेरी दोस्ती में अस्वीकृति की भावनाएं हैं क्योंकि वह मुझे अस्वीकार कर रहा है, या क्योंकि मेरे पास आत्मसम्मान की इतनी खराब भावना और आत्ममूल्य की खराब भावना है? मुझे नहीं लगता कि वास्तव में स्वीकृति के लायक हूँ, और मैं इस तरह की दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ, और मैं उस तरह के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं इस तरह के रिश्ते के लायक नहीं हूँ, मैं इस तरह की सच्ची दोस्ती के लायक नहीं हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप अस्वीकृति महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया। आप बस इस भावना से ग्रसित है कि आप किसी लायक नहीं है, लेकिन दूसरे बस आप पर प्यार उंडेलते हैं और आपसे प्यार करते हैं और ढेर सारे प्यार के साथ आपकी दोस्ती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह उनका व्यक्तित्व है। वे जानते हैं कि कैसे प्यार करना है, लेकिन आप नहीं। आप एक क्षतिग्रस्त रिश्ते को ठीक कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं, यदि आप चुनते हैं, यदि आप प्रयास करते हैं, यदि आप उस पर लगातार बने रहते हैं। मुझे 2 बातें कहना। नंबर 1, उस व्यक्ति से कहने के बाद मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूँ, सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और समय समय पर प्रश्न पूछें कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप शानदार कर रहे हो, आप शानदार कर रहे हो। अच्छा, मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यह नम्रता की बात है, लेकिन आपको पूछना होगा कि यहाँ ये चीज़ें जब हम भूल जाते हैं कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य इस रिश्ते को सुधारना है, किसी के साथ एक अद्भुत प्रेमपूर्ण घनिष्ठ संबंध में आना। कैसे? दूसरे शब्दों में अगर वे कहते हैं आप बेहतर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं इसे थोड़ा बेहतर कैसे कर। पता है, अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो आप इसे सहेज सकते हैं। एक आखिरी बात जो वास्तविक और सरल होने के साथ शक्तिशाली है, सुनिश्चित करो कि आज से लेकर आगे को मेरी बात को हमेशा याद रखें। अंतिम बिंदु यही है, प्रभु से कहें कि वो आपको ये सिखाएं कि आप उसकी कैसे सुने, आपको सिखाएं कि आप कैसे अपने मित्र को एक ईश्वरीय व्यक्ति बनने में मदद करें। यदि आप प्रभु से अपने मित्र को ईश्वरीय व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए कहें तो प्रभु स्वयं ही आपके जीवन में सबसे अद्भुत तरीके से काम करेंगे, जो आपको एक वास्तविक घनिष्ठ रिश्ते बनाने में सहायक होगा। ऐसा प्यार भरा रिश्ता जिससे आपको खुशी होगी कि आप आगे को अपने रिश्ते में हारे नहीं। अब मुझे नहीं पता कि आप अपनी दोस्ती में
कहाँ और किस स्तर पर है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ, आपने इस संदेश में जो सुना वो दुनिया में सभी प्रकार के बदलाव को ला सकता है। यदि आप दोस्ती को महत्व देते हैं, यदि आप खुद को भूनने के लिए तैयार है और आप जो कुछ भी मिला है उसे देने के लिए तैयार है, तो आप एक सच्ची दोस्ती और वास्तविक रिश्ते बनाएंगे जो वर्षों तक, सुनिए, सिर्फ वो चांदी वाला ही नहीं, सोने वाला भी, यानी जिन्हें आप अंत के दिनों तक संजो कर रखेंगे। पिता, धन्यवाद कि आप हमारे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप दोस्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं और आप हमें बताएं कि दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और इस प्रक्रिया में हम क्या बन जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप प्रत्येक व्यक्ति को जो इस संदेश को सुनता है, सबसे पहले उन्हें अपने भीतर देखने के लिए सक्षम बनाए कि वे उन खामियों को जो उनके अंदर ध्यान दे सके, जो दूसरों को उनका मित्र बनने से दूर कर सकते हैं, और उनको सिखाएं कि उनके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों को उनकी ओर खींचता, और वे इस प्रकार के सच्चे मित्र कैसे बन सकते हैं और कैसे एक मित्र बना भी सकते हैं, यीशु के साथ एक बेहतर रिश्ते को बनाने में उनकी और दूसरों की मदद कर सके। यीशु के नाम से यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।